मोशन, ठीक है। हाँ, ये डायग्राम मैंने सिर्फ समझाने के लिए बताया है। इसके पहले हमने मोशन ऑफ पार्टिकल ऑलरेडी पढ़ा हुआ था, ठीक है, मोशन इन 1D, मोशन इन 2D के अंदर। तो जैसे अगर पार्टिकल है तो एक सिंगल पॉइंट हम मानते हैं और उसका जो मोशन है 1D और 2D उसमें उसको एनालाइज करते हैं। लेकिन यहाँ पर वर्ड क्या यूज कर रहा है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल। जब बहुत सारे पार्टिकल का कॉम्बिनेशन बनता है तो उसको हम सिस्टम ऑफ पार्टिकल बोलते हैं, ठीक है। तो यहां पर एक कंप्लीट बॉडी है जो बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बनी है, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, सिस्टम ऑफ पार्टिकल बोलेंगे। तो जब इस पूरी बॉडी का मोशन होगा, इस पूरी, हाँ, नहीं नहीं, अच्छा नहीं डाली थी क्या, ओके ओके। सिस्टम ऑफ पार्टिकल मतलब पूरा का पूरा पार्टिकल का जो सिस्टम होगा या फिर पूरी बॉडी होगी उसका जो मोशन होगा उसको हम इसमें स्टडी करने वाले हैं। क्या ये क्लियर हो गया? सेकेंड पार्ट इसका जो है वो है रोटेशनल मोशन। तो अगर कोई भी मोशन अपने एक्सिस के अलोंग होता है तो उसको बोलते हैं रोटेशनल मोशन। जैसे कि ये फैन का मोशन हो गया, तो फैन का जो एक्सिस है जहां से वो कनेक्टेड है उसके अराउंड वो रिवॉल्व हो रहा है, तो वो रोटेशनल मोशन हो गया। अर्थ का अपने एक्सिस पे घूमना वो भी क्या हो गया, रोटेशनल मोशन हो गया। ये दोनों चीजें इस चैप्टर में पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो इस चैप्टर में आता है वो है सेंटर ऑफ मास। कई बुक्स में सेंटर ऑफ मास को एक सेपरेट चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो हेडिंग डालो, इसके बाद सबसे पहले सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास शॉर्ट फॉर्म में इसको हम COM लिखेंगे या बोलेंगे सेंटर ऑफ मास, COM। क्या होता है लिखना, इसकी डेफिनेशन क्या है? इट इज द पॉइंट ऑन द बॉडी, it is the point on the body where whole mass of the body is, where the whole mass of the body is concentrated. It is the point on the body where whole mass of the body is supposed to be concentrated, is supposed to be concentrated. इन शॉर्ट, जैसे अगर मान लो ये एक बॉडी है, उसको मैं उसके अगर सेंटर ऑफ मास की बात करूं तो यहां पर डिस्ट्रीब्यूटेड मास है, कहीं पर ज्यादा है कहीं पर कम है। तो एक ऐसा पॉइंट जो सबसे सेंटर पे आए या फिर जिसके अलोंग सारे के सारे मासेस इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ मास, जिसमें हम इसको बैलेंस कर सकते हैं। इनडायरेक्टली आप ये बोल सकते हो, ठीक है। तो ये है सेंटर ऑफ मास। अब देखो इसके लिए हम एक डेरिवेशन करेंगे। डेरिवेशन रहेगा सेंटर ऑफ मास के पोजीशन वेक्टर के लिए। तो लिखो, फर्स्ट लिखना पॉइंट इसमें, derive an expression for the position of system of particle, for center of mass. ओके, तो यहां पर हम एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल ले रहे हैं। सिस्टम ऑफ पार्टिकल जिसमें बहुत सारे पार्टिकल का कॉम्बिनेशन हो रहा है, लेकिन अभी हम दो पार्टिकल के साथ ये स्टार्ट कर रहे हैं। मान लेते हैं दो पार्टिकल है, एक पार्टिकल है पॉइंट ए पे, दूसरा पार्टिकल है पॉइंट बी पे। पॉइंट ए पे जो पार्टिकल है उसका मास हो गया m1, पॉइंट बी पे जो पार्टिकल हो गया उसका मास हो गया m2। ये दोनों पार्टिकल्स का जो पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर क्या होता है अगर याद नहीं है तो बता दूं, ओरिजिन से ज्वाइन करने पे उस पॉइंट को जो वेक्टर बनता है उसको उसका पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। तो मान लेते हैं पहले पॉइंट ए पे जो मास m1 है उसका पोजीशन वेक्टर हो गया r1, दूसरे पॉइंट बी को ज्वाइन करने से जो पोजीशन वेक्टर बन रहा है उसको मैं ले लेता हूं वेक्टर r2, ठीक है। और ये दोनों मासेस जो है, जो m1 और m2 गिवन है, इसके लिए हमें सेंटर ऑफ मास डिराइव करना है। सेंटर ऑफ मास जो आएगा
वो इन दोनों के बीच में कहीं आएगा। मान लेते हैं यहां पर आ रहा है, इस पॉइंट पे आ रहा है, पॉइंट सी पे आ रहा होगा कहीं पर, ठीक है। तो पॉइंट सी का हमें पोजीशन वेक्टर निकालना पड़ेगा। जैसे मैंने बताया ना, इस पेन के हिसाब से इसका सेंटर ऑफ मास कहां पर आएगा। अगर एक पॉइंट ए पे है, दूसरा पॉइंट मास बी पे है, तो सेंटर ऑफ मास इन दोनों को ज्वाइन करने वाले लाइन के बीच में कहीं पर आएगा। हमें उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकालना है, उसकी पोजीशन बतानी है। तो उस पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को हम मार्क कर देते हैं वेक्टर आर सी एम से। सीएम का मतलब हो गया सेंटर ऑफ मास, ठीक है। वेक्टर आर उसका पोजीशन वेक्टर हो गया। यहां तक क्लियर हो गया? फिगर ड्रॉ कर लिया सबने? अब जो पॉइंट ए है उसके कोऑर्डिनेट को हम अज्यूम कर लेते हैं वो x1 y1 है। पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट को हम अज्यूम कर लेते हैं x2 y2 है। और पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स को हम ले लेते हैं xcm, ycm, xcm, ycm, ठीक है। अब जो अभी हमने फिगर बनाए, इस फिगर का पूरा डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, फिर उसके बाद इसका डेरिवेशन करेंगे। तो पहले लिखो, let us consider vector r1, let us consider vector r1 and vector r2 be the position vectors, be the position vectors of two particles, of two particles, of two particles at points A and B, at points A and B with masses m1 and m2, with masses m1 and m2 respectively. ठीक है। तो जो अभी हमने देखा, दो पार्टिकल्स हमने लिए, एक ए पे है, दूसरा बी पे है, दोनों का मास m1 m2, दोनों का पोजीशन वेक्टर वेक्टर r1 एंड वेक्टर r2। नेक्स्ट लिखो, कंसीडर द सेंटर ऑफ मास, कंसीडर द सेंटर ऑफ मास, consider the center of mass of system is at point C, is at point C, is at point C. The position vector of center of mass will be, the position vector of center of mass will be उसको हमने किससे डिनोट किया है? वेक्टर आर सी एम, विल बी वेक्टर आर सी एम। नोट किया? आगे लिखना, एंड द कोऑर्डिनेट्स of point C are xcm, ycm, xcm, ycm। तो अभी जो हमने पूरा फिगर बनाया है, ड्रॉ किया, उसको मैंने डिस्क्राइब किया है यहां तक। क्लियर? इसके बाद इसका डेरिवेशन करेंगे। जो लोग लेट से, उनको एक बार मैं बता दूं, ठीक है। आज हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया है वो कौन सा है? मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। तो पहले मैंने चैप्टर का नाम बताया, मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स क्या होता है। तो पार्टिकल का मोशन हमने पहले पढ़ा था, मोशन इन 1D, मोशन इन 2D में। यहां सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स होंगे, मतलब बहुत सारे सिस्टम का कॉम्बिनेशन होगा, जिसको हम कंबाइनली क्या बोल सकते हैं? कंप्लीट बॉडी बोल सकते हैं। पूरी बॉडी का मूवमेंट, एक बॉडी में बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, तो इस चीज को हम इसमें स्टडी करेंगे। और क्या स्टडी करने वाले हैं? रोटेशनल मोशन। तो रोटेशनल मोशन, कोई भी मोशन अगर अपने एक्सिस के अलाउंग होता है तो वो रोटेशनल मोशन होता है। जैसे कि सबसे सिंपल एग्जांपल है फैन का, फैन अपने एक्सिस के अराउंड रिवॉल्व करता है तो वो रोटेशनल मोशन है, ठीक है।
अब इस चैप्टर में सबसे पहला टॉपिक है सेंटर ऑफ मास, और कई बुक में ये एज ए सेपरेट चैप्टर भी है। आईएससी के में मेरे ख्याल से सेपरेट चैप्टर है सेंटर ऑफ मास का। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास क्या होता है? सेंटर ऑफ मास किसी भी सिस्टम ऑफ पार्टिकल का एक ऐसा सेंटर पॉइंट होता है जिसमें सारे मासेस कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं। मतलब ये समझ के चलो कि अगर मान लो ये पेन है, इसमें पेन में मासेस का डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग है, कहीं ज्यादा है कहीं पर कम है, तो उसका एक ऐसा सेंटर पॉइंट जिसके अलाउंग सारे के सारे डिस्ट्रीब्यूटेड हो। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज? अगर ये पॉइंट मैंने आइडेंटिफाई कर लिया तो उसके चारों तरफ के जो मासेस हैं वो इक्वल होंगे, ये माना जाएगा, या उस पॉइंट पे वो बैलेंस आउट हो जाएगा। समझ में आ गया ये चीज? तो उसी चीज को बोलते हैं हम सेंटर ऑफ मास। क्लियर हो गया ये? अब यहां पर हम क्या डेरिवेशन कर रहे हैं वो समझा रहा हूं। हम किसी भी सिस्टम ऑफ पार्टिकल के सेंटर ऑफ मास की पोजीशन आइडेंटिफाई करेंगे, और यहां पर हमने जो सिस्टम ऑफ पार्टिकल लिया है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल मतलब एक से ज्यादा पार्टिकल का कॉम्बिनेशन, जो हमने सिस्टम ऑफ पार्टिकल लिया उसमें दो पार्टिकल्स लिए। अभी सिर्फ हम दो पार्टिकल के लिए ये डेरिवेशन करेंगे, फिर उसके बाद उसको दो से ज्यादा पार्टिकल के लिए जनरलाइज करेंगे। क्लियर हो गया ये चीज? तो दो पार्टिकल के लिए पहले हमने दो पॉइंट्स लिए ए और बी, और हमने ये मान लिया कि पॉइंट ए पे एक पार्टिकल है जिसका मास m1 है और उसकी पोजीशन क्या है x1 y1। दूसरा पॉइंट बी पे दूसरा पार्टिकल है जिसका मास है m2 और उसकी पोजीशन या उसका कोऑर्डिनेट क्या है x2 y2। यहां तक क्लियर हो गया सबको? ठीक है, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो इन दोनों को ज्वाइन करने पे जो लाइन सेगमेंट बनेगा उसके बीच में होगा। इसी तरह की सिचुएशन है। क्लियर हो गया ये चीज? और वो जो बीच में जो पॉइंट सी आया वो सेंटर ऑफ मास को बता रहा है, जिसका कोऑर्डिनेट हमने किससे डिनोट किया है? XCM, YCM। CM मतलब सेंटर ऑफ मास को ही बता रहा है। और ये सारी चीजें अभी हमने यहां पर डिस्क्राइब की है। यहां पर पोजीशन की अगर बात करें तो दो तरीके से शो की जा सकती है पोजीशन। एक सिस्टम होता है वेक्टर अलजेब्रा वाला सिस्टम, दूसरा सिस्टम होता है कार्टेशियन सिस्टम। ठीक है, तो हम दोनों तरीकों से इसका डेरिवेशन देखेंगे। वेक्टर सिस्टम में देखा जाए तो जैसे वेक्टर R1 की बात करें तो वेक्टर R1 क्या है, यहां पर थोड़ा देख के बताओ। वेक्टर R1 क्या है? देखो, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए, और पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट क्या है? x1 y1। तो x1 y1 कार्टेशियन फॉर्म है उसका, वेक्टर R1 उसका वेक्टर फॉर्म में। दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, कन्वर्टेबल है। कैसे कन्वर्टेबल है? जैसे कि अगर मान लो मैंने वेक्टर R1 को ऐसे लिख दिया x1i प्लस y1j, तो ये वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। समझ में आ गया ये चीज? वैसे ही वेक्टर R2 ये क्या है? पोजीशन वेक्टर है। किसका पोजीशन वेक्टर है? दूसरे वाले पॉइंट का, दूसरे वाले पार्टिकल का। तो ये वाला क्या हो जाएगा? x2i प्लस y2j। क्लियर हो गया ये चीज? और हमें कौन सी एक्सप्रेशन डिराइव करनी, हमें क्या निकालना है यहां पर? सेंटर ऑफ मास की पोजीशन निकालनी है। सेंटर ऑफ मास की मतलब पॉइंट सी की पोजीशन निकालनी है। पॉइंट सी की पोजीशन दोनों तरीकों से, कार्टेशियन के फॉर्म में भी और या समझ लो वेक्टर फॉर्म में भी। अगर वेक्टर फॉर्म में निकालना है तो हमको क्या निकालना पड़ेगा? वेक्टर RCM ये निकालना पड़ेगा। और कार्टेशियन फॉर्म में मतलब हमें क्या निकालना पड़ेगा? XCM और YCM की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, कोऑर्डिनेट्स निकालने पड़ेंगे। समझ में आ गया ये चीज? ठीक है। अभी हम इसको 2D में ले रहे हैं क्योंकि हम सिर्फ दो एक्सेस ले रहे हैं, एक्स और वाई। जो 2D पे अप्लाई होगा वही रूल 3D पे भी अप्लाई होगा, तो मैं Z थर्ड डायमेंशन में भी इसको कन्वर्ट कर दूंगा। क्या ये चीज क्लियर हो गई सबको? ठीक है। हाँ, अब इसके बाद लिखना एक स्टेटमेंट, द प्रोडक्ट ऑफ टोटल मासेस ऑफ द सिस्टम। ध्यान से सुनते हुए लिखना, समझते हुए अपने दिमाग में प्रोसेस करना स्टेटमेंट को। द प्रोडक्ट ऑफ टोटल मासेस ऑफ द सिस्टम एंड द position vector of center of mass and the position vector of center of mass is equal to the sum of product of masses
and respective position vector of particle and respective position vector of particle. हाँ, and respective position vector of particles. ठीक है, यहां पर जो स्टेटमेंट आपने लिखी है उसको थोड़ा अच्छे से समझो क्या लिखा है। वेक्टर अलजेब्रा की एक प्रॉपर्टी यहां पर अप्लाई कर रहा है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया ना, सेंटर ऑफ मास मतलब कि उस पूरी बॉडी का एक ऐसा पॉइंट है जिसपे पूरा का पूरा मास कॉन्सेंट्रेटेड है। समझ में आया ये चीज? ठीक है, या फिर इनडायरेक्टली ये बोले कि इसके चारों तरफ जो मासेस का डिस्ट्रीब्यूशन है वो बराबर है। क्लियर हो गया ये चीज? तो अभी आपने जो लाइन लिखी है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला पार्ट क्या बोलता है उस लाइन का, पढ़ो एक बार ध्यान से, क्या लिखा है? The product of total masses of the system and the position vector of center of mass. तो किसका प्रोडक्ट बोल रहा है? टोटल मासेस ऑफ द सिस्टम। ये सिस्टम में जितने भी पार्टिकल हैं, सारे पार्टिकल के मास को मिला के जो टोटल मास बनेगा उसका प्रोडक्ट किसके साथ? पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास मतलब जो सेंटर ऑफ मास है उसका पोजीशन वेक्टर। इस डायग्राम के हिसाब से देखा जाए जो अभी हमने बनाया है, यहां हमने कितने पार्टिकल लिए हैं? सिर्फ दो पार्टिकल लिए। ठीक है, एक पार्टिकल का मास m1 है, दूसरे पार्टिकल का मास क्या है? m2 है। तो सम ऑफ द मासेस या टोटल मासेस कितना हो जाएगा? m1 प्लस m2। तो टोटल मासेस मतलब क्या हो गया यहां पर? m1 प्लस m2। ये टोटल मास, और इसका किसके साथ प्रोडक्ट बोल रहा है? किसके साथ प्रोडक्ट बोल रहा है? पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। मतलब कि किसके साथ? उसको हमने किससे डिनोट किया है? आरसीएम से। ये पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास है, मतलब कि इसका प्रोडक्ट किसके साथ? वेक्टर के साथ। ये प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा? आगे स्टेटमेंट क्या लिखा है, पढ़ो। दैट इज इक्वल्स टू द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मासेस टू द रेस्पेक्टिव पोजीशन वेक्टर। तो यहां पर जितने मासेस है, कितने मास हमने लिया? अभी दो पार्टिकल ही लिया है, मतलब दो मासेस है। पहला मास हो गया m1 और उसका पोजीशन वेक्टर कौन सा है? r1। दूसरा मास कौन सा है? m2, उसका पोजीशन वेक्टर क्या है? r2। तो m1 r1 प्लस m2 r2, इसके क्या हो जाएगा? वो इक्वल होगा। दैट इज इक्वल टू m1 r1 वेक्टर r1 प्लस m2 वेक्टर r2, ये इसके इक्वल हो जाएगा। क्या ये चीज क्लियर हो गई? जो हम बैलेंस करते हैं ना किसी भी ऑब्जेक्ट को उसके सेंटर पॉइंट के हिसाब से, तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं कि जब हमने यहां पर किसी सेंटर ऑफ मास पे अगर बैलेंस करके रखा है बॉडी को, इसका मतलब उसके चारों तरफ का टोटल जो इन दोनों का पोजीशन वेक्टर का प्रोडक्ट होगा मास के साथ, वो क्या होगा? इक्वल। जो भी आपने स्टेटमेंट लिखी है, क्या ये क्लियर हो गया? एक्सप्रेशन समझ में आया? अब यहां से आपको ये वाली वैल्यू मिल जाएगी, वेक्टर आरसीएम। वेक्टर आरसीएम ये है पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास, और ये कितना आ जाएगा? m1 वेक्टर r1 प्लस m2 वेक्टर r2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, m1 प्लस m2, m1 प्लस m2। तो ये हो गया पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास फॉर टू पार्टिकल्स। दो पार्टिकल के लिए हम कर रहे हैं अभी फिलहाल। क्लियर हो गया ये चीज? ठीक है, इसी चीज को हम क्या बोल सकते हैं? वेटेड एवरेज ऑफ पोजीशन वेक्टर। मैं जो वर्ड यूज कर रहा हूं ध्यान से समझना। एक तो नॉर्मल एवरेज होता है, एक क्या होता है? वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज मतलब यहां पर इसका वेट ले रहे हैं, इसका वेट, दोनों का मास ले रहे हैं और उसके बाद एवरेज ले रहे हैं। तो इसको एक और डेफिनेशन इसकी ये हो सकती है, लिखो यहां पर, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास, शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, पीवी, पोजीशन वेक्टर ऑफ center of mass, COM, is weighted average of position vector of each particle. Position vector of each particle. नोट कर लिया? अभी हमने वेक्टर फॉर्म में उसका पोजीशन निकाला है, अब हम निकालेंगे कार्टेशियन फॉर्म में। ध्यान से समझना, कार्टेशियन फॉर्म में करने के लिए कुछ नहीं करना है, एक सिंपल सा स्टेप। यहां पर जो वेक्टर आरसीएम है
उसकी जगह पे हम उसका एक्स कोऑर्डिनेट ले लेंगे। एक्स कोऑर्डिनेट मतलब क्या हो जाएगा, एक्ससीएम। तो यहां पर क्या आ जाएगा, एक्ससीएम मतलब एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, दैट इज इक्वल टू, यहां पर m1 की जगह पे m1 आएगा और r1 की जगह पे, r1 की जगह पे मतलब पहले वाले पार्टिकल का क्या ले लेंगे, x कोऑर्डिनेट। तो क्या आ जाएगा यहां पर x1। तो ये क्या आ जाएगा, rcm इज इक्वल टू m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ये हो गया उसका x कोऑर्डिनेट। समझ में आई ये चीज। और अगर y कोऑर्डिनेट निकालना है तो ycm से डिनोट करेंगे, ये हो जाएगा m1 y1 प्लस m2 y2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ठीक है, और अगर थर्ड डायमेंशन में है तो z कोऑर्डिनेट के लिए भी सेम एक्सप्रेशन यूज होगा। क्या ये क्लियर हो गया सबको, एक बार चेक कर लो। ठीक है, अब इसमें कुछ चीजें नोट करना, स्पेशल केसेस लिखना। किसमें, यहां पर नहीं लगेगा वेक्टर। मैं स्टार्टिंग में बताया था हम दो फॉर्म्स में देखेंगे, एक तो वेक्टर अलजेब्रा का फॉर्म, दूसरा कार्टेशियन फॉर्म। ये अभी हमने जो लिखा है ये कार्टेशियन फॉर्म है। एक्स और वाई की वैल्यू को जब हम इसमें पुट कर देंगे, किसमें पुट कर देंगे, इसमें पुट कर देंगे, तो वो किस फॉर्म में आ जाएगा, वेक्टर फॉर्म में आ जाएगा। क्लियर। लिखना अब इसमें एक केस, इफ m1 इज इक्वल टू m2, इफ m1 इज इक्वल टू m2। अब बताओ m1 और m2 दोनों इक्वल है, लेट्स से दोनों की वैल्यू इक्वल है, दोनों की वैल्यू m है, मतलब जो सिस्टम ऑफ पार्टिकल है उसमें जो दोनों पार्टिकल्स है दोनों के मास सेम है। तो क्या होगा, xcm की वैल्यू क्या आएगी बताओ, xcm की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये देखो ये m हो जाएगा, ये भी m हो जाएगा, नीचे m प्लस m कितना हो जाएगा, 2m। तो क्या बनेगा, एक्सप्रेशन लिख लो। हाँ, ये हो जाएगा mx1 प्लस mx2 डिवाइडेड बाय m प्लस m, ऐसा हो जाएगा। तो दोनों से m कॉमन निकल गया तो x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय m प्लस m कितना बन गया, 2m बन गया। दोनों से m कट गया तो x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना आ जाएगा उस केस में, x1 प्लस x2 बाय 2, x1 प्लस x2 बाय 2। सिमिलर वे में y कोऑर्डिनेट भी इसका क्या हो जाएगा, y1 प्लस y2 बाय 2, ये हो जाएगा। और अगर इसी चीज को हम वेक्टर के फॉर्म में लिखें, वेक्टर के फॉर्म में लिखें तो क्या हो जाएगा, वेक्टर RCM, ये कितना हो जाएगा, वेक्टर R1 प्लस वेक्टर R2 डिवाइडेड बाय 2। ये फर्स्ट केस है ना, फर्स्ट केस, इफ m1 इज इक्वल टू m2। सेकेंड नोट पॉइंट लिखना, सेकेंड नोट पॉइंट लिखना, फॉर सिस्टम ऑफ पार्टिकल, फॉर सिस्टम ऑफ पार्टिकल, ब्रैकेट में लिखना विथ टू पार्टिकल्स ओनली, जैसा अभी हमने जो केस लिया फॉर टू पार्टिकल्स वाला। द सेंटर ऑफ मास lies between line joining the two particles, line joining the two particles। तो अगर दो पार्टिकल का हम सिस्टम ऑफ पार्टिकल ले रहे हैं तो उस केस में जो दोनों का सेंटर ऑफ मास है दोनों को ज्वाइन करने वाले लाइन के बीच में आएगा। तो जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया था, पहले हम दो पार्टिकल से स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद n नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे इसको जनरलाइज करेंगे। ठीक है, तो आगे लिखना, नेक्स्ट हेडिंग डालना, सेंटर ऑफ मास फॉर n पार्टिकल्स, सेंटर ऑफ मास फॉर n पार्टिकल्स। ठीक है, तो अभी ये बताओ, टू पार्टिकल्स के केस में हमारे पास xcm क्या फॉर्मूला बना था, x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास का, m1 x1 लिखना नहीं, बस देखते जाओ, प्लस m2 x2 डिवाइडेड बाय क्या बना था, m1 प्लस m2, ये बना था।
अब अगर मान लो n पार्टिकल है तो सभी पार्टिकल्स का वेटेड सम लेंगे हम, सभी पार्टिकल का वेटेड सम लेंगे, मतलब क्या आ जाएगा प्लस m3x3 प्लस m4x4, ऐसा करते हुए जाएगा कहां तक, mn और xn तक। डिनोमिनेटर में भी क्या जाएगा m1 प्लस m2 प्लस m3, ऐसा करते हुए कहां तक जाएगा mn तक। क्या ये क्लियर हो गया सभी को? सेम चीज किसके लिए होगी, y कोऑर्डिनेट के लिए भी होगी। तो लिखना इसके बाद ये चीज मत नोट करो, लिखो स्टेटमेंट, कंसीडर ए सिस्टम ऑफ n पार्टिकल्स, कंसीडर ए सिस्टम ऑफ n पार्टिकल्स with masses m1 m2 m3 dash 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 up to mn and position vectors vector r1 vector r2 vector r3 up to vector rn and center of mass at C with position vector RCM, ठीक है। अब ये इस तरीके का सिचुएशन हो गया। अगर डायग्रामेटिकली देखा जाए तो ये बहुत सारे पार्टिकल्स है, n नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और सपोज यहां पर आ रहा है वो सेंटर ऑफ मास एट पॉइंट सी पे, और इसका जो पोजीशन वेक्टर है इसको हम किससे डिनोट कर रहे हैं, वेक्टर RCM से। और मान लेते हैं यहां पर पहला मास हो गया m1 जिसका पोजीशन वेक्टर क्या हो गया, वेक्टर r1, यहां पर सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, इसी तरीके से ये nth पार्टिकल हो गया जिसका मास हो गया amn और उसका पोजीशन वेक्टर क्या हो गया, rmn। ड्रॉ कर लो ये फिगर, जो हमने 2 के लिए किया था अब उसको n के लिए जनरलाइज कर रहे हैं। ये हो गया x एक्सिस और यहां पर ये आ गया y एक्सिस। ड्रॉ कर लिया सबने, ठीक है। अब देखो थोड़ी देर पहले मैंने एक स्टेटमेंट बताई थी, शायद लिखाई भी थी, क्या बताया था, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज वेटेड एवरेज ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ ईच पार्टिकल इन द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। मतलब जो सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन वेक्टर है दैट इज वेक्टर RCM। ये क्या होता है, वेटेड एवरेज होता है। किसका वेटेड एवरेज होता है, जितने भी पार्टिकल यहां पर है उनके सभी के पोजीशन वेक्टर का वेटेड एवरेज होता है। तो पहला पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर क्या है, R1, उसका वेट कितना है, m1, उसका मास उसका वेट हो गया, समझ गए ना। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, m1 R1 प्लस सेकेंड वाले का क्या हो जाएगा, m2 R2 प्लस थर्ड वाले का, ऐसा ही करते हुए n पार्टिकल्स है तो क्या हो जाएगा mn और यहां पर आ जाएगा वेक्टर Rn। जो चीज हमने 2 के लिए की थी बस उसको हमने n पार्टिकल्स के लिए जनरलाइज कर दिया। और यहां पर आ जाएगा m1 प्लस m2 प्लस m3 अप टू mn। क्या यहां तक हो गया, एक बार चेक कर लो सभी का, ठीक है। अभी ये करने के बाद इधर पे ध्यान देना, लिख लिया एक्सप्रेशन m1 प्लस m2 प्लस m3 अप टू mn। ये क्या है, ये क्या है जो डिनोमिनेटर में है, सारे पार्टिकल के मासेस का सम, और सारे पार्टिकल के मासेस का सम क्या बनेगा, ये पूरा जो सिस्टम ऑफ पार्टिकल है उसका मास बन जाएगा, या पूरी बॉडी का मास बन जाएगा, जिसको हम किससे डिनोट कर देते, कैपिटल M से डिनोट कर देते। तो यहां पर जो पूरा का पूरा डिनोमिनेटर है मैं उसको 1 अपॉन कैपिटल M लिख देता हूं, और यहां पर क्या आ जाएगा, m1 वेक्टर R1 प्लस m2 वेक्टर R2, ऐसा करते हुए ये गया mn अप टू वेक्टर Rn तक। और यहां पर हम साइड में ये मेंशन कर देंगे कैपिटल M की, M जो है वो m1 प्लस m2 प्लस m3 अप टू mn, मतलब कि सम ऑफ ऑल
सम ऑफ मासेस ऑफ ऑल पार्टिकल्स हैं। यहां तक हो गया सबका? ठीक है। अब इसको, ये वाले एक्सप्रेशन को देखो कैसे लिख रहा हूं मैं, ध्यान से समझना। यहां पर आ गया 1/m। स्टैटिस्टिक्स में आपने किया होगा ऐसा करते हुए, जब xi fi का सम करते थे हम लिखते थे, याद होगा, तो उसमें हम जनरलाइज कर देते, समेशन का सिंबल बना देते थे, याद होगा। यहां पर हम i की वैल्यू कहां से कहां तक लेके जाते थे, 1 से लेके n तक। मैं इसको भी उसी फॉर्म में लिखना चाह रहा हूं। तो यहां पर i की वैल्यू पहले केस में 1 है, दूसरे केस में 2 है, और ऐसा करते हुए कहां तक जा रही है, ये n तक। तो समेशन i इज इक्वल टू 1 to n, और इसकी जगह पे मैं क्या लिख दूंगा, mi, और यहां पर क्या आ जाएगा, वेक्टर ri। क्या ये समझ में आया सभी को? एक बार चेक कर लो। ठीक है, नोट कर लो इस एक्सप्रेशन को। फिर अब इसमें भी अलग अलग केसेस लेते। केस 1, हाँ, m1 प्लस m2 के बाद, हाँ, ये mn लिखना चाह रहा था एक्चुअली मैं, अप टू n पार्टिकल्स। ठीक है, ठीक है। अब यहां पर हम केस 1 कंसीडर करते हैं कि सारे पार्टिकल्स का मास सेम है, मतलब कि m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m3, एंड लेट अस कंसीडर इट इज इक्वल्स टू m। यहां तक क्लियर हो गया? तो ये वेक्टर आरसीएम, ये वेक्टर आरसीएम क्या चीज है, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब वो क्या हो जाएगा, तो जो कैपिटल एम की वैल्यू है पहले वो क्या हो जाएगी, सोच समझ के बताना, इन टर्म्स ऑफ स्मॉल एम, एनएम हो जाएगा। एनएम क्यों हो जाएगा, क्योंकि छोटे वाले पार्टिकल्स कितने हैं, एन है, और सभी का मास एक बराबर है, स्मॉल एम के बराबर, तो टोटल मास कितना हो जाएगा, 1/nm। क्या ये समझ में आ गया सभी को? ठीक है। और यहां जो समेशन का सिंबल बना हुआ है उसमें आई की वैल्यू 1 से लेके n तक है। यहां पर एम आई जो था, एम सब्सक्रिप्ट आई, मतलब हर एक पार्टिकल का अलग अलग मास था, लेकिन अभी हर पार्टिकल का सेम मास है, तो मतलब यहां पर भी क्या आ जाएगा, m आ जाएगा, और यहां पर क्या आ जाएगा, वेक्टर x, वेक्टर आर आई आ जाएगा। क्या ये क्लियर हो गया? अब चूंकि ये वाला पार्ट सेम है, चेंज नहीं हो रहा है, तो आप इसको बाहर निकाल सकते हो सबमिशन के। सबमिशन के अंदर वही टर्म आएंगे जो चेंज हो रहे हैं, तो ये बाहर आ जाएगा। तो वेक्टर आरसीएम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 1m/mn, और यहां पर क्या जाएगा, सबमिशन आई इज इक्वल टू 1 to n, और क्या बच जाएगा, वेक्टर आर बच जाएगा। अब ये m और ये m कट जाएगा, चेक करते चलो, सिंपल मैथमेटिक्स हो रहे हैं यहां पर, और कुछ नहीं है। तो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/n समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n, और यहां पर आ जाएगा वेक्टर आर आई। ये फॉर्मूला तब अप्लाई होगा जब हर एक पार्टिकल का मास इक्वल होगा, तब। क्लियर हो गया ये चीज? यहां पर सारे पार्टिकल के पोजीशन वेक्टर का एवरेज ले रहे हैं, और यहां पर उसका क्या ले रहे हैं, वेटेड एवरेज ले रहे हैं। वेटेड एवरेज तब यूज होगा जब हर पार्टिकल का मास अलग होगा। ये आप ऐसा समझ सकते हो, जैसे कि अगर मान लो ये बॉडी को लेता हूं, ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल को लेता हूं, इस पेन को लेता हूं, तो इस पेन में हर एक पार्टिकल का मास अलग अलग है कि डिफरेंट है, डिफरेंट होगा, यहां पर अलग अलग स्ट्रक्चर बना हुआ है। क्लियर हो गया ये चीज? तो यहां पर हम क्या ले लेंगे, वेटेड एवरेज। लेकिन अगर कोई सिमेट्रिक बॉडी है तो उस केस में हम क्या लेंगे, नॉर्मल एवरेज लेंगे। क्लियर हो गया ये चीज? कुछ एग्जांपल्स हम इसमें आगे देखेंगे। चलो नेक्स्ट लिखना, सेकेंड पॉइंट लिखना, if position vector of center of mass, if position vector of center of mass is at origin, सेकेंड केस लिया ना हमने, if position vector of center of mass is at origin,
मतलब कि सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर कहां पर आ रहा है, ओरिजिन पे। इसका मतलब RCM ये जो वेक्टर है ये कहां पर आ रहा है, ओरिजिन पे। ओरिजिन पे मतलब कहां पर आ रहा है, इस जगह पे आ रहा है। क्लियर हो गया ये चीज। अगर ये वाला पोजीशन वेक्टर ओरिजिन पे आ रहा है तो ये जो वेक्टर RCM है ये नल वेक्टर के इक्वल हो जाएगा, ये जीरो के इक्वल हो जाएगा। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट वही होता है क्योंकि 0,0। तो ये पूरी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, ये वाली पूरी वैल्यू 1/m समेशन I इज इक्वल टू 1 to n mi वेक्टर RI। इस पूरे की वैल्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगी, 0। अब 1/m को अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो यहां पर क्या मिल जाएगा आपको, समेशन I इज इक्वल्स टू 1 to n mi वेक्टर RI इज इक्वल टू क्या मिल गया यहां पर, 0। क्लियर हुआ ये चीज। ये बताओ ये यहां पर mi क्या है, मास ऑफ ith पार्टिकल। RI क्या है, RI क्या है, पोजीशन ऑफ ith पार्टिकल। इसका प्रोडक्ट का सम क्या मिल रहा है हमको, 0 मिल रहा है। मतलब वेटेड सम क्या मिल रहा है, इक्वल्स टू 0। अगर मान लो इस एक्सप्रेशन को मैं डिफरेंशिएट कर देता हूं तो मास तो कांस्टेंट है बट पार्टिकल का पोजीशन चेंज हो रहा है। मतलब इस वाले पार्ट का डिफरेंशिएशन होगा, और पोजीशन का अगर डिफरेंशिएशन करेंगे टाइम के रेस्पेक्ट में, मतलब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो वो वाली चीज क्या बन जाएगी, वेलोसिटी। और मास इनटू वेलोसिटी क्या होता है, मोमेंटम। मतलब इसका मोमेंटम यहां पर क्या आ जाएगा, 0। समझ में आया कि नहीं ये चीज। किसके लिए, जब सेंटर ऑफ मास कहां पर आ रहा है, ओरिजिन पे। तो इससे एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन बनता है लिखना, इन दिस केस सम ऑफ मोमेंटम ऑफ मासेस, इन दिस केस सम ऑफ मोमेंटम ऑफ मासेस अबाउट सेंटर ऑफ मास इज 0। इन दिस केस, कौन सा केस, ये वाला केस ना, जब हमने सेंटर ऑफ मास की पोजीशन कहां पर ली है, ओरिजिन पे ली है। इन दिस केस सम ऑफ मोमेंटम ऑफ मासेस, सम ऑफ मोमेंटम ऑफ मासेस अबाउट सेंटर ऑफ मास, अबाउट सेंटर ऑफ मास इज 0। जो अभी आपने लिखा वो समझ में आया कि नहीं। अगर सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर 0 पे है, मतलब ये वाली वैल्यू 0 है, ये 0 है, मतलब ये पूरी वैल्यू 0 है, ये 0 मतलब ये वाला एक्सप्रेशन 0 हो गया। समझ में आया कि नहीं। तो इसका डिफरेंशिएशन भी क्या होगा, 0 होगा। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम डिफरेंशिएशन में आएगा, वो क्या बन जाएगा, वेलोसिटी। वेलोसिटी इनटू मास मतलब क्या हो गया, मोमेंटम। तो मोमेंटम क्या हो जाएगा यहां पर, 0 हो जाएगा। वही चीज आपने लिखी है। इन दिस केस इसका जो मोमेंटम है एट सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, 0। क्लियर हो गया ये। अब चलो इस पे बेस्ड कुछ, अच्छा एक और लास्ट चीज, अभी हमने वेक्टर फॉर्म में लिखा है। कार्टेशियन फॉर्म में अगर इसी चीज को लिखना चाहें, कार्टेशियन फॉर्म में लिखना चाहे तो XCM, XCM मतलब क्या हो गया, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास फॉर n पार्टिकल्स। क्या हो जाएगा, क्या चीज बदल जाएगी, टू पार्टिकल में क्या आ रहा था, टू पार्टिकल में क्या आ रहा था, m1x1 प्लस m2x2 डिवाइडेड बाय क्या आ रहा था, m1 प्लस m2, यही आ रहा था। यहां पर क्या हो जाएगा, m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3 प्लस, ऐसा करते हुए कहां तक जाएंगे हम, mn xn, और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस अप टू क्या हो जाएगा ये x, अप टू ये कहां तक चला जाएगा, mn तक जाएगा। ठीक है। और इसी चीज को हम क्या लिख सकते हैं, इसी चीज को हम लिख सकते हैं समेशन, समेशन I इज इक्वल टू 1 to n mi xi डिवाइडेड बाय कैपिटल M। और कैपिटल M क्या है, सारे मासेस का सम, या पूरी बॉडी का, कंप्लीट बॉडी का मास। क्लियर हो गया ये चीज। ये एक्स कोऑर्डिनेट के लिए, वाई कोऑर्डिनेट के लिए भी सेम चीज होगी, बस एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा, वाई आ जाएगा, और कोई चेंज नहीं। और थर्ड डायमेंशन में तो जेड आ जाएगा, थर्ड डायमेंशन में है तो जेड आ जाएगा। तो वाई सी एम की वैल्यू हो जाएगी समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n एम आई वाई आई डिवाइडेड बाय कैपिटल एम, डिवाइडेड बाय कैपिटल एम। नोट कर लिया सबने, ठीक है। अब मैं स्टार्ट करने वाला हूं न्यूमेरिकल इन पे बेस्ड। तो
ये यहां तक की चीजें क्लियर है? कुछ डाउट है तो पूछ लो। ज्यादा कुछ नहीं, आपको क्या ध्यान में रखना है, सिर्फ दो चीजें। एक तो वेक्टर फॉर्म में पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा, और दूसरा कार्टेशियन फॉर्म में कोऑर्डिनेट्स कैसे निकलेंगे, दैट्स इट। ठीक है, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। नोट करो फर्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, find the position of center of mass for the given figure, for the given figure, for the given figure, और ये फिगर ड्रॉ कर लो। for the given figure, नोट डाउन किया? तो आपको यहां पर पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास बताना है। यहां पर कितने पार्टिकल है इस केस में? 4 पार्टिकल्स हैं। क्लियर हो गया ये चीज? और ये वैल्यूज m1 m2 m3 m4 ये इस तरीके का हो गया। ठीक है, पोजीशन निकालने के लिए कार्टेशियन फॉर्म की अगर मैं बात करूं तो एक्स कोऑर्डिनेट, XCM, एक्स कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला क्या होगा? सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला क्या होगा? क्या था अभी आपने किया था, लिख m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 प्लस m4 x4 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा यहाँ पर, कैपिटल M। कैपिटल M मतलब सारे मासेस का क्या हो जाएगा यहाँ पर, सम। क्लियर हो गया ये चीज? अब यहाँ कोऑर्डिनेट्स तो गिवन नहीं है, कोऑर्डिनेट्स गिवन नहीं है तो हम अपने हिसाब से यहाँ पर इस वाले पॉइंट को क्या अज्यूम कर लेते हैं, ओरिजिन, और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, ये हो गया आपका वाई एक्सिस, और ये एक स्क्वायर शेप्ड गिवन है ना, ये एक स्क्वायर गिवन है, स्क्वायर गिवन है, स्क्वायर गिवन है, मतलब ये सारे लेंथ क्या हो जाएंगे यहाँ पर, इक्वल हो जाएंगे। क्या ये क्लियर हो गया सभी को? तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट सबसे पहले बताओ क्या होगा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0,0। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, अब हमें स्क्वायर की लेंथ तो नहीं पता है, तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि इसका कोऑर्डिनेट, इसकी लेंथ कितनी है, a है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, a,0। क्या ये क्लियर हो गया? इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा बताओ जल्दी, a,a, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0,a। क्या ये चीज क्लियर हो गई सबको? ठीक है, अब सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करो, बताओ क्या आएगा। सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट क्या आएगा, m1 m2 m3 m4 वैल्यू गिवन है, x1 x2 x3 x4 गिवन है, कैलकुलेट करो बताओ क्या आ रहा है। ये वाली वैल्यू हो जाएगी m1, ये वाली वैल्यू हो जाएगी m2, ये हो गया m3, और ये वाला वैल्यू हो गया m4। कितना आ रहा है? और किसी का? ये आ जाएगा 1 इंटू 0 प्लस m2 की जगह पे 2 इंटू a प्लस m3 की जगह पे 3 इंटू a प्लस m4 की जगह पे 4 इंटू 0 डिवाइडेड बाय कैपिटल M, सारे मासेस का सम। सारे मासेस का सम कितना आ रहा है, 10 डिवाइडेड बाय 10, तो कितना आ रहा है, XCM इज इक्वल टू 5a/10, मतलब कि कितना आ जाएगा, a/2। क्या ये आया? एक बार चेक कर लो जल्दी से। हाँ, अभी y कोऑर्डिनेट निकालो जल्दी, बताओ क्या आएगा। y कोऑर्डिनेट YCM इज इक्वल्स टू m1 y1, मतलब कि हो जाएगा 0, m2 y2 0, m3 y3, मतलब कितना हो जाएगा, ये 3a, और m4 y4 मतलब हो जाएगा 4a डिवाइडेड बाय ये कितना आ जाएगा, 10। मतलब YCM की वैल्यू कितनी आ रही है, 7a/10, या इसको मैं 0.7a लिख रहा हूं, और इस वाले को मैं 0.5a लिख रहा हूं। समझ में आया कि नहीं ये चीज?
अब इसको ग्राफिकली थोड़ा देख के और समझ के बताओ ये किस तरफ आएगा, किस तरफ आएगा थोड़ा बताओ तो। मान लेते हैं ए की वैल्यू हम 1 ले लेते हैं एक अजम्पशन करने के लिए, ताकि आप आराम से आइडेंटिफाई कर पाओ ये कहां पर आ रहा है। तो बताओ किस तरफ आएगा। 0.7 और y कोऑर्डिनेट कितना आ गया 0.7 और x कोऑर्डिनेट क्या आ गया 0.5। तो इसका मतलब 0.5 मतलब इसके बीच वाली लाइन में आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? 0.7 मतलब इससे ऊपर की तरफ, मतलब ये कहां पर आएगा अप्रोक्सीमेटली इस जगह पे आएगा। क्या ये चीज समझ पा रहे हो? ये ऊपर की तरफ क्यों आया, क्या इसके पीछे का लॉजिक क्लियर हुआ? क्या रीजन है बताओ, ऊपर की तरफ क्यों सेंटर ऑफ मास शिफ्ट हुआ है? ऊपर तरफ के जो पार्टिकल है उनके मासेस क्या है, ज्यादा है। क्या ये क्लियर हो गया? तो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा, इसका जो कोऑर्डिनेट होगा इस हिसाब से ए के हिसाब से, तो वो कितना गया 0.5 ए कॉमा 0.7 ए। इसी चीज को वेक्टर फॉर्म में अगर आपको एक्सप्रेस करना है तो कैसे करोगे? पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा? तो पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास को हम किससे डिनोट करते हैं? वेक्टर आरसीएम से। और उसके लिए हम उसका एक्स कोऑर्डिनेट लेंगे, तो एक्स कोऑर्डिनेट कितना आया है 0.5 ए, तो यह आ जाएगा 0.5 ए और इधर पे आ जाएगा आई कैप एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में, प्लस 0.7 ए और इधर पे क्या हो जाएगा जे कैप वाई एक्सिस के डायरेक्शन में। एक बार चेक करो ये क्लियर है क्या? समझ में आ गया सबको? ये हटा दूं ये क्वेश्चन फिर मैं? चलो नेक्स्ट एक और क्वेश्चन दे रहा हूं सॉल्व करना, एक और क्वेश्चन दे रहा हूं सॉल्व करना। क्वेश्चन नोट करना। फाइंड द सेंटर ऑफ मास, फाइंड द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फॉर द गिवन फिगर, फॉर द गिवन फिगर, फाइंड द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फॉर द गिवन फिगर। और एक फिगर गिवन है, इसका कोऑर्डिनेट हो गया 0,0, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है a,0, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है a/2, a sin 60 डिग्री। ठीक है, 3 पार्टिकल्स हैं, ईच पार्टिकल हैज अ मास m, ईच पार्टिकल हैज अ मास m, तीनों पार्टिकल का मास सेम है, तीनों पार्टिकल का मास क्या गिवन है m। ये मेरे ख्याल से तुम लोगों की बुक का फर्स्ट क्वेश्चन है, आईएससी वालों की जो बुक है उसका फर्स्ट एग्जांपल है। सॉल्व करो चलो जल्दी। फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास, बनेगा क्या बताओ? हाँ सॉल्व करो, क्या कर रहे हो? तीनों के मास इक्वल है, आ गया? तीनों के मासेस सेम है, हाँ ठीक है, करेक्ट। हाँ तो क्या आ रहा है बताओ इसका वैल्यू? XCM इज इक्वल्स टू a/2। और किसी का आया क्या? ऋषा कैसे निकला? XCM का फॉर्मूला क्या लिखा था अभी? m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3 डिवाइडेड बाय क्या था m1 प्लस m2 प्लस m3, यही था। यहां पर तीनों के मासेस सेम है, तीनों की m1
3 की जगह पे क्या आ जाएगा, m आ जाएगा। अगर तीनों के मासेस सेम होते तो ये कट जाएगा और m प्लस m मतलब कितना हो जाएगा, सीधे सीधे 3 हो जाएगा। मतलब वैल्यू क्या आ जाएगी, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाय 3। समझ में आया कि नहीं ये चीज? और यही किसका फॉर्मूला होता है, ट्रायंगल के सेंट्रॉइड का फॉर्मूला होता है, ट्रायंगल के सेंट्रॉइड का एक्स कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला। ठीक है, तो यहां पर XCM की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो x1 x कोऑर्डिनेट 0 है, यहां पर x कोऑर्डिनेट a है और यहां पर x कोऑर्डिनेट कितना है, a/2 है, डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा 3। a प्लस a/2 मतलब कितना बन जाएगा, ये 3a/2 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 3। सिंप्लीफाई कर लो, इसके बाद ये 3 कट जाएगा और आंसर कितना आ जाएगा, a/2। क्या ये क्लियर हो गया? y कोऑर्डिनेट क्या आएगा बताओ जल्दी इसका। तो ये वाले पॉइंट, ये यहां पर sin 60 गिवन है, sin 60 कितना होता है, √3/2, तो ये हो जाएगा √3/2। ये वाली वैल्यू y1 की वैल्यू कितनी, 0, y2 की वैल्यू कितनी, 0, y3 की वैल्यू कितनी आ गई, a√3/2। तो इसका सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट आ जाएगा y1 प्लस y2 प्लस y3/2, मतलब ये आ जाएगा a√3/2 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 3। तो फाइनली क्या मिलेगा, a√3 डिवाइडेड बाय 6। क्लियर हो गया ये चीज? तो इसके सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, तो पोजीशन वेक्टर के लिए एक्स कोऑर्डिनेट कितना आ गया, a/2 i कैप, प्लस y कोऑर्डिनेट का क्या हो गया, a√3 डिवाइडेड बाय 6, और इधर पे क्या आ जाएगा, j कैप। क्या ये क्लियर हो गया? एक बार चेक करो, कंफर्म करो। हटा दो फिर ये क्वेश्चन, ये बनना चाहिए सबसे, लक्ष्य बना कि नहीं बना, क्लियर हो गया? और किसी को कोई डाउट है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लो, एनसीईआरटी का फर्स्ट क्वेश्चन है ये, अभी जो मैं नेक्स्ट दे रहा हूं। क्वेश्चन है, फाइंड द सेंटर ऑफ मासेस, फाइंड द सेंटर ऑफ मास फॉर थ्री पार्टिकल्स, at the vertices of equilateral triangle. Find the center of mass of three particles at the vertices of equilateral triangle. At the vertices of equilateral triangle. Full stop. The masses of particle are 100 grams, 150 gram and 200 gram respectively, full stop. Each side of equilateral triangle is 0.5 meter long. Each side of equilateral triangle is 0.5 meter long. कैलकुलेट करो, ये मुझे सबसे चाहिए इसका आंसर एकदम प्रॉपरली, और अगर समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे सॉल्व होगा तो पूछना है। 0.5 मीटर दृष्टि बनेगा क्या ये? ट्राई करो, अगर नहीं बन रहा तुरंत कुछ चीज समझ में नहीं आ रही तो पूछो, लेकिन सॉल्व करना है। त्रिशा, क्या निकालना है इसमें? सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स, सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट मतलब कि XCM, वाई कोऑर्डिनेट मतलब कि YCM। समझ में आया ये चीज? और उसका जो पोजीशन वेक्टर होता है उसको हम किससे डिनोट करते हैं, वेक्टर RCM। ये चीजें निकालनी है। तो वेक्टर RCM क्या हो जाएगा, जो भी एक्स कोऑर्डिनेट निकलेगा i कैप, प्लस जो भी y कोऑर्डिनेट निकलेगा और क्या हो जाएगा वहां पर j कैप। ये क्लियर हो गया? अब x कोऑर्डिनेट कैसे निकलता है, फॉर्मूला क्या बनाया था, m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3 डिवाइडेड बाय टोटल मास, कैपिटल M लिखो या फिर तीनों का सम कर दो, m1 प्लस m2 प्लस m3, जो भी लिखो। समझ में आ गया ये चीज? यहां पर m1 m2 m3 की वैल्यू गिवन है, ठीक है, x1 x2 x3 की वैल्यू गिवन नहीं है, लेकिन आपको वो अज्यूम करते हुए आप उसको बना सकते हैं, निकाल सकते हैं। ओरिजिन को यहां पर ले लेना, उसके बाद कोऑर्डिनेट्स निकालो, क्या आएगा चेक करो, जल्दी करो सॉल्व। हेलो,
लेकिन इसमें वैल्यू गिवन है, एक ही टर्म्स में नहीं आएगा, यहाँ पर वैल्यू गिवन है ना, कितना गिवन है, 0.5 गिवन है, 0.5, तो आपको उसी के टर्म्स में आंसर बता सकते हो, है ना। मतलब ये बोलना चाह रहा था मैं कि यहाँ पर जब एक्स और वाई कोऑर्डिनेट लोगे ना तो ऐसा ले लोगे कि यहाँ पर देखो, जैसे ये वाला पॉइंट यहाँ पर ओरिजिन पे आ जाएगा तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0,0। समझ में आई ये चीज। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल की लेंथ कितनी है बोला उसने, 0.5 मीटर, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, 0.5,0 ये आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं ये चीज। अब ये वाले, हाँ कुछ बोलना चाह रहे हैं, हाँ इसका क्या होगा, इसका किसी ने निकाला क्या, 0.5 का आधा तो उसका वो हो जाएगा एक्स कोऑर्डिनेट, लेकिन वाई कोऑर्डिनेट भी तो चाहिए हमें, वाई कोऑर्डिनेट वो कैसे होगा, जीरो 0.5 साइन 60 डिग्री, हाँ शायद सही, हाँ सही है। आप मल्टीपल तरीके से निकाल सकते हो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट। सबसे सिंपल तरीका ये है, आप पाइथागोरस थ्योरम लगा के निकाल लो। समझ गए ना। जैसे कि यहां से यहां तक की लेंथ उसकी आधी हो जाएगी, मतलब कितना हो जाएगा 1/4। 1/4 क्यों बोल रहा हूं, ये 1/2 है ना, एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो 1/2, तो ये कितना हो गया 1/4। इसका क्लियर मतलब ये है कि इस पॉइंट का भी एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 1/4। क्लियर हो गया ये चीज। वाई कोऑर्डिनेट निकालना है तो वाई कोऑर्डिनेट के लिए आपको ये हाइट निकालना है। ये हाइट निकालने के लिए आप पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। ये वाली लेंथ क्या हो जाएगी, हाइपोटेनियस, जो 0.5 के इक्वल होगी, क्योंकि तीनों साइड्स की लेंथ इक्वल है। तो ये वाला एक छोटा सा राइट एंगल ट्रायंगल ले लो, ये हो गया 0.5 या 1/2 लिख देता हूं इसको, ये हो गया 1/4, और आपको इसका परपेंडिकुलर निकालना है, तो पाइथागोरस थ्योरम से भी निकालोगे तो अंडर रूट क्या हो जाएगा, h² मतलब 1/2 का स्क्वायर माइनस b², बेस का स्क्वायर मतलब 1/4 का स्क्वायर। कैलकुलेट कर लो कितना आ रहा है, तो ये आ जाएगा 1/4 माइनस 1/16, कितना आ जाएगा ये, √16 आ जाएगा एलसीएम, और इधर पे आ जाएगा 4 4 जा 16, 4 - 1, 4 - 1 मतलब कि 3, तो ये आ जाएगा √3/4। चेक करो √3/4 आया क्या, नहीं आया क्या, ये y कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट तो 1/4 आएगा, क्योंकि ये टोटल लेंथ, ये तुम लोग इधर समझो ना, 0.5 गिवन है, मतलब ये टोटल लेंथ कितनी गिवन है, 1/2 गिवन है। समझ में आई ये चीज, 0.5, तो इसका बेस जो उसका आधा हो जाएगा, बेस आधा होगा मतलब इसका एक्स कोऑर्डिनेट इसका आधा 1/4 होगा। इसका मतलब इस पॉइंट का भी एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा, 1/4 होगा। समझ पा रहे हो कि नहीं ये चीज को। और वाई कोऑर्डिनेट निकालने के लिए मैंने क्या तरीका यूज किया, क्या ये समझ में आ रहा है, बताओ जल्दी। यहां पर मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया, बेस हो गया 1/4, हाइपोटेनियस हो गया 1/2, पाइथागोरस थ्योरम लगाया, और p² इज इक्वल टू p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √h² माइनस b²। सॉल्व कर लो इसके बाद आके। हाँ इसका आंसर मैं नहीं निकाला था, लेकिन इसका y कोऑर्डिनेट ऐसा आ रहा है, 1/3 √3 आ रहा है, x cm 0.27। मैं एक काम करता हूँ, सॉल्व कर लेता हूँ। एक बार ये चीज चेक करो, ये आया कि नहीं, जल्दी बताओ मुझे। ये कोऑर्डिनेट आया कि नहीं सबका, बताओ। √3/4 आया क्या सबका, ये y कोऑर्डिनेट इसका, तीनों के कोऑर्डिनेट्स मिल गए। अब उसके बाद XCM अगर आपको निकालना है तो क्या हो जाएगा, M1 x1 100 × 0 मतलब कितना हो जाएगा 0, प्लस M2 x2 तो 1, इसको 0.5 न देख के क्या देखो, 1/2 देखो, ताकि मल्टीप्लाई करना आसान हो। तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन मतलब 150 का हाफ, 150 का हाफ कितना होता है 75, तो ये नंबर आ जाएगा 75। समझ में आई ये चीज। प्लस M3 x3 तो 200 × 1/4, तो 200 का 1/4 कितना हो जाएगा 50, तो यहां पर आ जाएगा 50 डिवाइडेड बाय तीनों मासेस का सम।
तीनों मतलब 100, 150 और 200, तीनों का सम कितना आ जाएगा? 450। तो ये नंबर आएगा 125 डिवाइडेड बाय 450। एक बार चेक करो ये आया कि नहीं। इसको और अगर थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे, कैलकुलेशन करोगे, तो ये 5 से कट जाएगा, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 से कटेगा, 5 9 जा 45, 0 अगेन, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 5/18 आएगा ये नंबर। आया क्या 5/18? एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है, उसके सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट। अब वाई कोऑर्डिनेट बताओ क्या आ रहा है? 1/3√3। हाँ यही आना चाहिए मेरे ख्याल से। YCM, वाई कोऑर्डिनेट, तो देखो ये 100 इंटू 0 ये तो हो गया 0 प्लस, 150 इंटू 0 तो ये भी हो गया 0 प्लस, इधर पे क्या होगा 200 इंटू ये नंबर, मतलब √3/4 इंटू 200 आ जाएगा। 200 से इसको काटोगे तो कितना बन जाएगा 50√3 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में कितना आएगा 450 आएगा। तो ये हो जाएगा 50√3 डिवाइडेड बाय 450, ऐसा ही होगा। ये जीरो कटेगा, 5 1 जा 5 9 जा, मतलब √3 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। समझ में आ रहा है? फिर 9 को और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, ऐसा लिख दो 3 इंटू √3 लिख दो, और ये टर्म्स कट जाएगी, मतलब आंसर कितना आ जाएगा 1/3√3। ये आ जाएगा YCM। समझ में आया कि नहीं? Y कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास का। तो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर क्या होगा? वेक्टर RCM, 5/18 I कैप प्लस 1/3√3 J कैप। ये हो जाएगा सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर। ये फर्स्ट एग्जांपल है आपकी बुक का, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब मैं थर्ड एग्जांपल ले रहा हूं, इसको सॉल्व करके दिखाओ। क्वेश्चन नोट करना, हटा दो इसको, मैं पूरा हो गया तो। नेक्स्ट नोट करो, फाइंड द सेंटर ऑफ मास, फाइंड द सेंटर ऑफ मास of a uniform L-shaped lamina. Find the center of mass of a uniform L-shaped lamina with dimensions as shown in figure. With dimensions as shown in figure. डायग्राम बना लेना। नोट कर लिया, डायग्राम बना लिया सबने। आखिरी चीज मैंने क्या लिखा है, as shown in figure. The masses of lamina is 3 kg. ये भी given है क्वेश्चन में। The masses of lamina is 3 kg. The masses of lamina is 3 kg. The masses of lamina is 3 kg. चलो ट्राई करो। हाँ, लैमिना मतलब एक थिन फिल्म को बोलते हैं, लैमिनेशन के लिए जो यूज करते हैं वही लैमिना है, ठीक है। वो एक्चुअली लेमिना वर्ड इसलिए यूज कर रहा है ताकि जो मासेस है वो पॉइंट्स पे ये आप समझ पाओ। मतलब यूजुअली अगर मैं एक प्लेट लूंगा, एक हार्ड सॉलिड प्लेट लूंगा, तो वहां पर जो मासेस है वो हर जगह पे डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, हर जगह पे। लेकिन अगर लैमिना ले रहे हैं मतलब उसके कॉर्नर पे ही है, वो इस टाइप का बता रहा है वो। हाँ हाँ हाँ, करेक्ट, हर कॉर्नर का। हाँ, ये जो एल शेप्ड लैमिना उसका, एल शेप्ड के कॉर्नर्स का, समझ गए ना।
ये डॉटेड लाइन मैंने बनाया मतलब, ठीक है। हाँ, वही फॉर्मूला लगना है जो उसके पहले हमने लगाया था, लेकिन कैसे अप्लाई होगा इस क्वेश्चन में थोड़ा वो सोचना है, यही डिफरेंस है। फॉर्मूला सेम एक्स कोऑर्डिनेट का, वाई कोऑर्डिनेट का, बट कैसे अप्लाई करना है वो चीज सोचना है। हाँ, करेक्ट। सबका एक साथ मिला के निकालना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, वैसे नहीं बनेगा। तीनों का अलग अलग सेंटर ऑफ मास निकालो, फिर उसका एवरेज ले लो। जिनको क्लियर हुआ वो सॉल्व करो एक बार, जिसको समझ में नहीं आया एक बार क्वेश्चन पढ़ो दोबारा। हाँ, इसमें कॉम्पिटिटिव में सारे डायरेक्ट मतलब कई सारे तो नीट वगैरह में तो डायरेक्टली स्टेटमेंट वाइज भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं सेंटर ऑफ मास की प्रॉपर्टी पे बेस्ड। जैसे मैंने बीच में एक आध दो स्टेटमेंट बताए थे ना, ये वेटेड एवरेज होता है, इट इज ए नॉर्मल एवरेज, तो उस टाइप के भी क्वेश्चन है उसमें। मास सबका 3 kg है एट एवरी वर्टेक्स। नहीं, एक्चुअली इसमें लिखा है क्वेश्चन में द मास ऑफ लेमिना इज 3 kg, पूरे लेमिना का मास 3 kg, पूरे एल शेप्ड का मास 3 kg, वर्टेक्स का नहीं बोल रहा है वो। द मास ऑफ लेमिना इज 3 kg। चलो मैं एक्सप्लेन करता हूं, समझो यहां पर। ये जो पूरा लेमिना है ये पूरा क्या है, एल शेप्ड है, यहां से लेके यहां तक। इस पूरे का जो टोटल मास है वो आपको गिवन है, कितना गिवन है, 3 kg। टोटल मास यहां पर कितना गिवन है, 3 kg। समझ में आई ये चीज। अब अगर इस पूरे लेमिना को देखें तो इसमें टोटल कुछ स्क्वायर्स बन रहे हैं। कितने स्क्वायर बन रहे हैं, 3 स्क्वायर बन रहे हैं। ये पहला स्क्वायर हो गया, ये दूसरा स्क्वायर हो गया, और ये तीसरा स्क्वायर हो गया। क्या ये समझ में आया सभी को? ठीक है। इन तीनों स्क्वायर के जो मासेस हैं वो इक्वल होंगे। टोटल 3 है, तो इन तीनों के कितने कितने होंगे, 1 1 kg हो जाएंगे। क्या ये क्लियर हो गया? तो ये वाले स्क्वायर का जो मास होगा वो 1 kg आएगा। ये वाले स्क्वायर का मास भी कितना आएगा, 1 kg आएगा। ये वाले स्क्वायर का भी मास कितना आ जाएगा, 1 kg आएगा। क्या ये क्लियर हो गया? ठीक है। अब यहां पर ध्यान देना, जैसा हमने ट्राइंगल में देखा था, इक्विलेटरल ट्राइंगल के केस में देखा था। इक्विलेटरल ट्राइंगल के केस में क्या देखा था, जो अगर तीनों के मासेस सेम थे, तीनों के मासेस सेम थे, तो यहां पर इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो कहां पर आ रहा था, सेंट्रॉइड पे आ रहा था। समझ में आया कि नहीं ये चीज? वैसे अगर एक सर्कल की बात करें तो सर्कल का सेंटर ऑफ मास कहां पर आ जाएगा, सेंटर पे। स्फीयर का सेंटर ऑफ मास कहां पर आ जाएगा, स्फीयर के सेंटर पे। क्लियर हो रहा है ये चीज? तो वैसे ही अगर ये स्क्वायर में 1 kg का मास इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास आएगा वो कहां पर आ जाएगा, इसके सेंटर पे आ जाएगा, या इसके दोनों डायगोनल के मिड पॉइंट पे आएगा। क्लियर हुआ ये चीज? तो अगर मैं बात करूं कि इस वाले पॉइंट, इस वाले स्क्वायर का सेंटर ऑफ मास कहां होगा, इसका कहां पर होगा, इसका कहां पर होगा, तो पहले वाले को हम अज्यूम कर लेते हैं, वो क्या हो गया, C1। ये वाला कोऑर्डिनेट आपको गिवन है 0 0, ये वाला कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0,1। ये वाला कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 1,0। समझ में आई ये चीज? तो C1 का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो इन दोनों के बीच में आएगा। इन दोनों के बीच में आएगा मतलब क्या हो जाएगा, C1 का एक्स कोऑर्डिनेट बता दो। C1 का एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा, तो इन दोनों का, ये गलत लिखा ना मैं, ये वाला पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 1,0 होगा। हाँ, अब बताओ C1 का एक्स कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, 1/2। एक्स कोऑर्डिनेट 1/2। वाई कोऑर्डिनेट कितना आएगा, तो इसकी टोटल हाइट कितनी है, 1। हाँ, ये भी 0,1 होगा, 0,1। वाई कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा इसका, वाई कोऑर्डिनेट भी कितना आ जाएगा, 1/2। समझ में आएगी नहीं ये चीज? अब ये बताओ C2 का क्या आएगा, C2 का एक्स कोऑर्डिनेट क्या आएगा, तो C2 का एक्स कोऑर्डिनेट इन दोनों के बीच में आएगा। तो इन दोनों के बीच में तो 1 में है, ये 2 में है, मतलब यहाँ पर C2 का एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3/2, 3/2। और y कोऑर्डिनेट कितना होगा, y कोऑर्डिनेट हो जाएगा इसका 1/2। क्लियर हुआ ये चीज? C3 का बताओ क्या आएगा एक्स कोऑर्डिनेट, C3 का एक्स कोऑर्डिनेट कितना आएगा,
1/2 और y कोऑर्डिनेट कितना आएगा, x कोऑर्डिनेट 1/2 और y कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, ये 3/2। क्लियर हुआ ये चीज? तो अब लिखो इसके बाद C1 C2 C3 तीनों के कोऑर्डिनेट्स अलग से सेपरेटली मार्क कर दो और फिर उसके बाद पूरे का सेंटर ऑफ मास निकालो। तो C1 का कोऑर्डिनेट आ गया 1/2 1/2 1/2 1/2। C2 का कोऑर्डिनेट हो गया 3/2 1/2। C3 का कोऑर्डिनेट हो गया 1/2 3/2। C3 का कोऑर्डिनेट। अब पूरे लेमिना का सेंटर ऑफ मास क्या होगा? तो पूरे लेमिना का जो सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट होगा, x cm होगा, वो क्या होगा, इन तीनों का एवरेज। इन तीनों का एवरेज करो, इन तीनों का एवरेज कितना होगा x कोऑर्डिनेट? कितना आ रहा है, 1/2 प्लस 3/2 प्लस 1/2 डिवाइडेड बाय 3, मतलब ये आ जाएगा 5/2 डिवाइडेड बाय 3, दैट इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 5/6। y का क्या आ जाएगा इसका, 1/2 प्लस सेम आएगा y/2 प्लस y/2 प्लस 3/2 डिवाइडेड बाय 3, तो ये भी कितना आ रहा है, 5/6। चेक कर लो एक बार, आ गया क्या? हो गया सबका ये? ओके। नेक्स्ट ना एक नोट पॉइंट लिखना, हाँ ये डायग्राम क्वेश्चन में गिवन है, ये सारे कोऑर्डिनेट्स भी क्वेश्चन में गिवन है, ये सारी वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है। तुमको सिर्फ क्या करना था, तुमको सिर्फ वो जो 3 kg का जो टोटल मास है उसको किस में डिस्ट्रीब्यूट करना था, 1 kg के 3 मासेस में। ठीक है, फिर उसके बाद तीनों का अलग सेंटर ऑफ मास निकालना था, कैसे, सीधा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अप्लाई करके। फिर उसके बाद तीनों का एवरेज निकाल लेना था सेंट्रॉइड के फॉर्मूले से, दैट्स इट। ठीक है, नेक्स्ट लिखो रिजिड बॉडीज। रिजिड बॉडीज, हाँ हाँ नोट पॉइंट है, और उससे एक आध दो प्रॉपर्टी आएगी, वो चीज देखेंगे। रिजिड बॉडीज, इफ ए बॉडी डज नॉट चेंजेस इट्स शेप, if a body does not changes its shape, if a body does not changes its shape by action of a force, by action of a force, then it is called rigid body, then it is called rigid body, full stop। नेक्स्ट पॉइंट में लिखना, it has continuous composition, it has continuous composition of closely packed particles, of closely packed particles, it has continuous composition of closely packed particles। तो नॉर्मली जो हम बॉडीज जितनी भी देखते हैं वो क्या है, रिजिड बॉडी, जिसमें कंटिन्यूअस कंपोजिशन होता है पार्टिकल्स का, है ना। लेकिन अभी जो कुछ एग्जांपल्स हम ले रहे थे जिसमें एक पार्टिकल यहां था, एक पार्टिकल यहां था, एक पार्टिकल यहां था, दोनों के बीच का क्या था डिस्टेंस, 0.5 या 1 या जो भी गिवन था। लेकिन एक्चुअल में जो बॉडीज होती है सॉलिड बॉडी, जिसमें फोर्स अप्लाई करने से उसका शेप चेंज नहीं होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, रिजिड बॉडीज बोलते हैं। सेकेंड पॉइंट में आपने क्या लिखा है बताओ, इट हैज कंटिन्यूअस कंपोजिशन ऑफ क्लोजली पैक्ड पार्टिकल्स, मतलब उसमें पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड होते हैं, पास पास में होते हैं, बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, इनफाइनाइट पार्टिकल्स होते हैं। तो ऐसे केस में सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे? तो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन के लिए एक्स कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला क्या था, क्या था अभी जो हम पढ़ रहे थे, क्या था,
x1 m1 x1 m2 x2 m3 सबका सम करते थे। लेकिन अगर क्लोजली पैक्ड पार्टिकल्स है, मतलब एकदम पास पास में बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, तो यहां पर हम इसका वेटेड सम नहीं कर सकते। तब हम यहां पर क्या यूज करेंगे, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन करेंगे और यहां पर मास आएगा, मास मतलब क्या हो जाएगा m, और क्या चीज आएगा, उसका कोऑर्डिनेट आएगा, मतलब कि x कोऑर्डिनेट। समझ में आया कि नहीं? तो यहां पर आएगा इंटीग्रेशन x इंटू dm, उसका x कोऑर्डिनेट, dm मतलब उसका स्मॉल पार्टिकल ऑफ मास, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा इंटीग्रेशन dm। इंटीग्रेशन dm मतलब सारे मासेस का इंटीग्रेशन, सारे पार्टिकल के मासेस का इंटीग्रेशन या सम। इसी चीज को और हम क्या लिख सकते हैं, इसी चीज को हम क्या लिख सकते हैं, कैपिटल M। आपको पता है ना, dm का इंटीग्रेशन डायरेक्टली क्या हो जाता है, m हो जाता है। तो बस वही चीज यहां पर आ गई m, और यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ x dm। तो ये हो जाएगा उस पार्टिकल, उस बॉडी के सेंटर ऑफ मास के x कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला, अगर वो रिजिड बॉडी है तो। ठीक है, y कोऑर्डिनेट के लिए क्या चेंज होगा, कोई चेंज नहीं होगा। ycm इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन y dm डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, कैपिटल M। z कोऑर्डिनेट है तो भी सारी चीजें क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। क्लियर हो गया ये चीज? ठीक है, अब अभी जो एग्जांपल हमने थोड़ी देर पहले लिया था वो रिजिड बॉडी के जैसा ही एग्जांपल था। ठीक है, जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले क्वाइन की अगर बात की, अगर क्वाइन या सर्कल की बात करते हैं, एक क्वाइन है तो क्वाइन एक रिजिड बॉडी है, तो उसका सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा, उसका सेंटर मास कहां पर आएगा, उसके सेंटर पे आएगा। अगर मान लो किसी भी ट्राइंगल की बात करें, एक रिजिड बॉडी है, ट्राइंगल है, तो उसका सेंटर ऑफ मास कहां पर आएगा, उसके सेंट्रॉइड पे आएगा। सेंट्रॉइड को और हम क्या बोल सकते हैं, उसके मीडियन जितने भी बनेंगे उनका जहां पर इंटरसेक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, उसका सेंटर ऑफ मास हो जाएगा। अगर हम एक कोन की बात करें तो कोन का सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा, तो कोन के केस में अगर मान लो उसकी हाइट टोटल h है तो उसका सेंटर ऑफ मास बॉटम से किस हाइट पे होगा, h/4 की हाइट पे होगा। ऐसे कई सारे रिजिड बॉडीज के सेंटर ऑफ मास के स्टैंडर्ड रूल्स है जो आपको ध्यान में रखना है। जैसे ट्राइंगल का हो गया, स्फीयर का हो गया, सर्कल का हो गया, वो तो हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब ये बताओ इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे। वेक्टर RCM इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वेक्टर RCM इज इक्वल टू x कोऑर्डिनेट इंटू आई कैप प्लस y कोऑर्डिनेट इंटू j कैप। उसको जनरलाइज करके हम क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन वेक्टर R dm डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन dm, ये लिख सकते हैं। और इंटीग्रेशन ऑफ dm मतलब क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑल द मासेस मतलब कैपिटल M। तो वेक्टर RCM इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, यहां पर आ जाएगा 1/m इंटीग्रेशन वेक्टर R dm। ये हो जाएगा रिजिड बॉडी के लिए सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर। हो गया ये चीज? ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है फोर्सेस, एक्सटर्नल फोर्स। उसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, एक और छोटा सा डेरिवेशन है उसके अंदर। ठीक है, वो डेरिवेशन और उस पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स हैं। तो आज की क्लास यही एंड करते हैं। कुछ डाउट है किसी को तो पूछ लो। इसमें जनरली ये वाले जो एग्जांपल्स हमने डिस्कस किए थे ना, सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट के, वो सारे बुक्स में गिवन है और उससे एक आध क्वेश्चन बन जाता है। तो आप उसको एक बार देख लेना, प्रैक्टिस कर लेना, चाहे वो ट्राइंगल के लिए हो, स्क्वायर के लिए हो, या अलग अलग शेप के लिए होगा। ठीक है, एनसीईआरटी में 2-3 एग्जाम्पल्स और हैं, उसको एक बार ट्राई कर लेना, 2 मैंने बताए थे। ठीक है, और बाकी दूसरों की बुक में भी है, इन लोगों की आईएससी की बुक में भी चेक कर लेना। ठीक है, चलो एंड करते हैं। कुछ डाउट है तो पूछ लो, अदरवाइज मैथ्स की। हाँ, बुक आज मैं नहीं लाया यार, इसका मैथ्स का है, चाहिए तो ले जा। हाँ, इसका मैं नहीं लाया हूँ अभी, मैं व्हाट्सअप कर दूंगा या तो क्वेश्चंस। ठीक है, इन लोगों के बुक में बहुत सारे क्वेश्चन है, सेंटर ऑफ मास सेपरेट चैप्टर है।
मैं भेजता हूँ, उसका फोटो है मेरे पास।